इस वीडियो में हम उत्तराखंड वन आंदोलन व वन्य जीव और उससे रिलेटेड उत्तराखंड में जितना भी जीके परीक्षा वाणी BS नेगी और अन्य बुक में जितना भी है वो इसमें कवर किया हुआ है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं वन नीति। वन नीति जो है 1988 में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल हिस्से का 33% वन होना जरूरी है। पर्वतीय क्षेत्र में 60% वन और मैदानी क्षेत्रों में 25% वन होना जरूरी है। ये 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कहा गया था। अगर बात करें ऊंचाई के क्रम में वन प्रतिशत, तो 300 मीटर से नीचे उत्तराखंड में 12.8% वन है। 300 से 600 के बीच में 12.3%, 600 से 1200 16.3%, 1200 से 1800 तक 22.3% और 1800 से 3000 28.8, 3000 मीटर से अधिक 7.5। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा वन कितनी ऊंचाई पे पाए जाते हैं, तो वो है 1800 से 3000 की ऊंचाई पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं वनों के प्रकार। वनों के प्रकार ऊंचाई के अनुसार जो है 750 से 1200 मीटर तक की ऊंचाई पर उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जिसमें साल, सेमल, खैर, बांस, कंजू, हल्दू, सीसू ये वृक्ष जो हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन में होते हैं। उपोष्ण मतलब यहाँ पे अधिक ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगला है 1500 मीटर से कम और 1200 से अधिक और 1500 से कम, तो वो है ढाक, सेमल, गोलर, जामुन, बेर। मतलब ये 750 से 1200 तक और यहाँ पे 750 से 1500 तक उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ढाक, सेमल, गोलर, जामुन, बेर उष्णकटिबंधीय वन है। अब बात करें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन जो है 1500 मीटर तक है, लेकिन ये पतझड़ वन है, ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। सोगान, सहतूत, पलास, अंजन, बहेड़ा, बांस, साल, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है क्योंकि ये ऋतु के अनुसार अपने पत्ते गिरा देते हैं। अगला है हमारा कोणधारी वन। कोणधारी वन जो है 900 से 1800 मीटर तक। चीड़ जो है कोणधारी वन का एक प्रमुख वृक्ष है, ये इंपॉर्टेंट है। कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष है चीड़। अगला है पर्वतीय शीतोष्ण वन, जहाँ पे थोड़ी कम गर्मी पड़ती है। स्प्रूस, सिल्वर फर, देवदार, साइप्रस, बांज। ओक की ही प्रजाति होती है बांज, मोरू, खरसू, ये 3 प्रजाति एक ओक की होती है। अगला है उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन 2700 से अधिक। देवदार, बर्च, स्प्रूस ये 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। एल्पाइन झाड़े तथा घास के मैदान 3000 से 3600 तक। जूनियर, बिलो, रिप्स, बुग्याल, पयार, मीडो ये घास के मैदान हैं। घास के मैदानों को ये नाम दिया गया है बुग्याल, पयार, मीडो। जम्मू कश्मीर में इन्हें गुलमर्ग, सोनमर्ग कहा गया है और हिमाचल प्रदेश में इन्हें थच कहा जाता है। जो जूनियर बिलो रिप्स हैं ये 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो ये हमारे वनों के ऊंचाई के अनुसार प्रकार थे। एक क्वेश्चन यहाँ जो है इस प्रकार भी आ जाता है, ऊंचाई के अनुसार जो है, जैसे साल है, साल के बाद फिर सागौन है, साल के बाद सोगान, सागौन है, और उसके बाद जो है चीड़, साल, सागौन, चीड़, उसके बाद है देवदार। 5 भी इसमें है, मतलब साल, सागौन, चीड़, बांज, देवदार। इस तरीके से इनका ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम है। तो वृक्षों को पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। अब वनों का प्रशासनिक विभाजन जो है, वन विभाग अधीन 70.46% वन जो है वो वन विभाग के अधीन है, जिसमें पूर्णतः सरकारी नियंत्रण होता है। सरकार का नियंत्रण होता है पूर्णतः। राजस्व विभाग अधीन पशु चराने और लकड़ी काटने की छूट होती है। 13.76% जो है राजस्व के अंडर में है। वन पंचायत अधीन जो वन की पंचायतें हैं जिनका गठन 1931 में हुआ है, वन पंचायतों का गठन 15.32% है। वन पंचायतों का नियंत्रण होता है इस पर। कुछ होते हैं निजी व अन्य संस्थाधीन वन 0.46, इनकी संख्या बहुत कम है। निजी व्यक्ति के अंडर में होते हैं, नगर पालिका नगर परिषद के अधीन होते हैं, तो इनकी संख्या बहुत कम है, निजी व अन्य संस्थाधीन। तो ये प्रशासनिक विभाजन था वनों का। आगे देखते हैं उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आने की उम्मीद है। तो जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो हमने इसमें कलेक्ट किया हुआ है। पहली रिपोर्ट जो है 1987 में जारी की गई थी। जारी कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून। ये 2021 वाली जो रिपोर्ट है ये 17वां प्रकाशन है। अभी तक 16 रिपोर्ट जारी की जा चुकी है, ये 17वीं रिपोर्ट है। उत्तराखंड में कुल वन जो है वो 24,305 वर्ग किलोमीटर है और
45.44% है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 2019 में 24,303.4%, 2021 में 24,305.13%, तो 2.09 की वृद्धि हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कितनी वृद्धि हुई है 2019 से के अनुसार 21 में, तो वो है 2.09 की। अब बात करते हैं अत्यधिक सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन और झाड़ी, ये किस प्रकार होते हैं। जिस एरिया पे 70% घनत्व पेड़ों का हो, मतलब वनों का हो, तो उसे अत्यधिक सघन वन कहते हैं। 40 से 70% घनत्व है तो वो मध्यम सघन वन है। खुले वन है तो 10 से 40% तो खुले वन हो गए। और झाड़ी जो है, जो 10% से कम, अगर किसी एरिया पर 10% से कम है तो उसे झाड़ी कहते हैं। ठीक है। अब उत्तराखंड में इनका कितना कितना एरिया है, 5,055 वर्ग किलोमीटर जो है वो है अत्यधिक सब सघन वन का। मध्यम सघन वन का 12,768, खुले वन का 6,482 और झाड़ी जो है 392.37 किलोमीटर। इनके ये परसेंटेज हैं। सबसे ज़्यादा मध्यम सघन वन पाए जाते हैं। उसके बाद अगर देखें तो इनमें जो है किस किस जिले में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अत्यधिक सघन वन नैनीताल में पाए जाते हैं, मध्यम सघन वन पौड़ी में, खुले वन भी पौड़ी में, और झाड़ी जो है टिहरी में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको याद रखना। यहाँ से भी एग्जाम में आने के चांसेज हैं। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल किसका है, पौड़ी का। पौड़ी में 3,396 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो है वन है। और वन क्षेत्रफल प्रतिशत में, मतलब कुल एरिया का, किसी जिले का कुल एरिया का जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा नैनीताल का है। और 2021 की रिपोर्ट में जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वो नैनीताल जिले में हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 2019 में इसमें सबसे ज़्यादा कमी हुई थी, लेकिन 2021 में इसमें वृद्धि हुई है। न्यूनतम की बात करें तो सब में उधम सिंह नगर है, सबसे कम वन क्षेत्रफल प्रतिशत में भी, और सबसे ज़्यादा कमी भी 2021 की रिपोर्ट में उधम सिंह नगर में हुई है। तो ये याद रखने का तरीका है। अगर बात करें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के, तो सबसे ज़्यादा पौड़ी में, उसके बाद नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली। कम की बात करें तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, ये इधर से बढ़ता क्रम है। अगर प्रतिशत में बात करें तो नैनीताल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन है, चंपावत, उसके बाद पौड़ी गढ़वाल, सबसे कम में उधम सिंह नगर, हरिद्वार। 2021 की रिपोर्ट में 8 जिलों में वृद्धि हुई है, जबकि 5 जिलों में गिरावट आई है। प्रतिशत वन क्षेत्रफल अगर नदी के अनुसार देखें तो टोंस में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वनों का कवर करती है टोंस, उसके बाद कोसी, फिर यमुना। तो ये हमारे 2021 की वन रिपोर्ट थी जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने कलेक्ट किए हैं। आगे देखते हैं। बांज वृक्ष। बांज वृक्ष जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। इसका वनस्पति नाम क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा जो है इसका वनस्पतिक नाम है। विश्व में, पूरी विश्व में 40 प्रजाति पाई जाती हैं, जबकि उत्तराखंड में इसकी 5 प्रजाति पाई जाती हैं। इसे विश्व की जटा कहा जाता है। वृक्ष से निर्मित हम कुछ वृक्ष से पदार्थ बना सकते हैं, जैसे चीड़ से तारपीन, खैर के वृक्ष से कत्था, बिलो की लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले, बबूल की छाल से रंग पॉलिश, बुरांस ढाक के फूल से रंग, देवदार से सुगंधित तेल, भोजपत्र से कागज, स्पूस से पैकिंग डिब्बे, और वॉलनट साल के वृक्ष से वाद्य यंत्र हम बना सकते हैं। तो ये जो हमारे उत्तराखंड में वन पाए जाते हैं उनमें जो वृक्ष हैं उससे हम ये चीज़ें बना सकते हैं, जिससे उत्तराखंड में जो लोगों की आय है उसमें कुछ वृद्धि होगी। अगर बात करें जड़ी बूटी संग्रहण, विपणन और संरक्षण की, तो इसमें सर्वप्रथम जो है 1903 में कुमाऊं में बेलाडोना की खेती की गई थी। वर्तमान में अफीम, कुटकी, पाइथेरियम, जिरेनियम, जेट्रोपा आदि की खेती भी की जाने लगी है। अब देखते हैं भेषज विकास योजना। भेषज विकास योजना जो है इसकी स्थापना 1949 में हुई। इसका श्रेय जो है प्रजापति जोशी को जाता है। स्थापना का श्रेय जो है प्रजापति जोशी को जाता है। उद्देश्य जो है जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए, मतलब भेषज विकास योजना को हमने इसलिए शुरू किया था जो हमारे उत्तराखंड में जड़ी बूटी पाई जाती हैं उनका हम संरक्षण कर सकें। अब इसको, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है। योजना का जो प्रसार हुआ था शुरू में अल्मोड़ा नैनीताल में हुआ। 1955 में टिहरी और पौड़ी में भी इस योजना का विस्तार किया। 1972 में पूरे राज्य में इसका विस्तार कर दिया, सरकार ने इसको पूरे राज्य में विस्तारित कर दिया। 1972 में ही पर्वतीय क्षेत्रों में भेषज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई। मतलब जो कुछ पर्यवेक्षक, कुछ लोगों को इसमें नियुक्त किया गया, जिससे
जो जड़ी बूटियों का संग्रहण का कार्य था वो कर सकें। 1980 में जिलेवार भेषज संघ की स्थापना की गई, मतलब प्रत्येक जिले में जो है इनके संस्थाएं खोली गई, मतलब इसके छोटे छोटी संस्थाएं भेषज विकास योजना के तहत खोली गई, जिससे जड़ी बूटी का संग्रहण का कार्य जो है वो सही से हो पाए। और किसने खोली थी? सहकारिता विभाग ने। सहकारिता विभाग ने 1980 में। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रजापति जोशी। और भेषज विकास योजना 1949 से शुरू हुई, ये इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या था? जड़ी बूटियों का संरक्षण। अब बात करें अगर प्रजापति जोशी के नेतृत्व में क्या क्या स्थापित हुआ। 1953 में रानीखेत में कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री की स्थापना हुई। 1984 में मोहान अल्मोड़ा में मेडिसन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई। अगर अन्य की बात करें तो कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल, गढ़वाल मंडल विकास निगम का मुख्यालय पौड़ी, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ड्रग रिसर्च ताड़ीखेत, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत। और जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान जो है वो गोपेश्वर में 1989 में खोला गया। तो ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो मोहान मेडिसन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड को हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मैं है, मैं से मैं मेडिसन और मैं से मोहान, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा ड्रग्स, ये वर्ड जो है इसमें थोड़े सिमिलर से हैं, तो इसको अच्छे से याद करना। अगर बात करें उच्च स्थलीय पौध संस्थान श्रीनगर में, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप पंतनगर में, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कटारमल कोसी में। अब आगे बात करें वनस्पति औषधि। चरक संहिता में उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। हिमालय को जो है हिमवंत और औषधि भूमि नाम कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी याद रखें। अब जो हमारे पास जो वनस्पति औषधि हैं उससे हम क्या क्या उपचार कर सकते हैं, उसका हम किस किस चीज़ में प्रयोग कर सकते हैं वो देखते हैं। किलमोड़ा जो है पीलिया में प्रयोग की जाती है, घोड़चक अतिसार में, मरोड़ फली सर्प विष में, चिरायता ज्वार उतारने में, झूला जो है झूला वनस्पति को फ्रांस को निर्यात किया जाता है, इसका प्रयोग रंग रोजन हवन सामग्री में किया जाता है। ब्राह्मी जो है ये बहुवर्षीय शाक है, बुद्धिवर्धक है, बुद्धि को बढ़ाता है, हरिद्वार में मिलता है। घिंगारू हृदय रोग के लिए। सीकाकाई पक्के फलों से आयुर्वेदिक शैम्पू, भीमल से शैम्पू बनाया जाता है। बिच्छू या कंडाली जो है यूरोप मूल की सब्जी में प्रयोग किया जाता है इसे, और एनीमिया रोग में इसको यूज किया जाता है। आगे देखें भैकल। भैकल जो है बीज से तेल निकाला जाता है इसके, और भोटिया लोग इसका प्रयोग करते हैं। गठिया रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किलमोड़ा दारू हरिद्रा या जस्किक भी इसको कहते हैं, आँखों के उपचार में इसका प्रयोग होता है। ममीरा पीली गांठ होता है, इसे इसका सुरमा आँख में डाला जाता है। अमेश जो है इसका नाम हिप्पोपी नाम है, टमाटर के विकल्प के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। धुनेर जो है कैंसर के इलाज में प्रयोग की जाती है, टैक्सोल नामक रसायन इससे। अब देखते हैं जड़ी बूटी प्रतिबंधित। 114 जड़ी बूटियों को वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया, और 44 जड़ी बूटियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इंपॉर्टेंट है। 300 उद्योग जड़ी बूटियों से संबंधित हरिद्वार में स्थापित किए गए, और 184 देहरादून में स्थापित किए गए। अब देखते हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी और कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी। कभी कभी इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखते हैं गठन जो है इनका 13 अप्रैल 1921 का हुआ। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन 13 अप्रैल 1921 को। इसने अपनी रिपोर्ट उसी साल 28 अक्टूबर 1921 को दी। इसके अध्यक्ष जो थे वो पी पेडम थे। उद्देश्य जो था वो जनता में व्याप्त वन कष्टों को दूर करना। इसका उद्देश्य जो था जनता में व्याप्त वन कष्टों को दूर करना। सिफारिश जो है 1925 में मद्रास में वन पंचायतों का गठन किया गया। इसी की सिफारिश पर फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की सिफारिश पर मद्रास में वन पंचायतों का गठन हुआ, और कैलाश गैरोला को वहां पर वन पंचायतों की समीक्षा करने के लिए भेजा गया। अगला है कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी का गठन भी 1921 में हुआ, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट 1926 में दी थी। इसका उद्देश्य था वन हानि से संबंधित मामले पर रिपोर्ट देना, मतलब जो वन हानि होती है उससे संबंधित मामले पर रिपोर्ट देना। इसने 3 जिलों में अपनी कमेटी बनाई, अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल।
अब देखते हैं वन पंचायतें। वन पंचायतों का जो गठन हुआ, अधिसूचित जिला अधिनियम 1874 के तहत 1931 में कुमाऊं में वन पंचायतों का गठन हुआ था। चमोली में जो है वन पंचायतों का गठन 1932 में हुआ। वर्तमान में 12,168 वन पंचायतें हैं। कानूनी संस्थाएं हैं ये, 9 सदस्य हैं जिसमें से 4 महिलाएं होनी जरूरी हैं। मतलब वन पंचायतों में कानूनी संस्थाएं हैं ये, इसमें से 4 महिलाएं होनी जरूरी हैं। अगर वन प्रबंधन की बात करें तो ट्रेल ने सर्वप्रथम प्रयास किया था वन प्रबंधन का, मतलब वनों के संरक्षण का सर्वप्रथम प्रयास किया। वन प्रबंधन का कार्य ट्रेल ने किया सर्वप्रथम। क्या, कब? 1823 में। इंपॉर्टेंट है। 1826 में ट्रेल ने सरकारी वनों की नींव रखी और सरकारी भूमि पर साल काटने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वन विभाग। वन विभाग की स्थापना 1864 में हुई, जिसके अध्यक्ष थे डिट्रिच ब्रैंडिस, जिनकी सलाह पर जो है वन अधिनियम 1865 आया। कुमाऊं वन विभाग की स्थापना 1868 में हुई, इसके अध्यक्ष मेजर पियर्सन थे। गढ़वाल वन विभाग की स्थापना 1869 में हुई और इसका विभाजन 4 भागों में हुआ, पाटलिदून, चंडी के वन, कोटरी और उदयपुर के वन। गढ़वाल के 4 भागों में इसका विभाजन कर दिया गया गढ़वाल वन विभाग के। आगे देखते हैं, गढ़वाल वन विभाजन जो है दोबारा हुआ 1914 में। उसमें उत्तरी वन और दक्षिणी वन में इसका विभाजन किया। 1924 में दोनों डिवीजनों को एक कर दिया। रैमजे ने वन संबंधी क्या क्या कार्य किए वो देखते हैं। 1858 में ठेकेदारी प्रथा समाप्त की। 1858 से 68 तक जंगलात अफसर के पद पर कार्यरत रहा है। 1859 में जंगलों के रखरखाव सुरक्षा से संबंधित कार्य किए और 1861 में सर्वप्रथम वन बंदोबस्त कराया रैमजे ने। पंचवर्षीय योजना देखते हैं। इसमें रैमजे ने, मतलब ये सर्वप्रथम नहीं है लेकिन वैज्ञानिक पद्धति पर सर्वप्रथम है। 1863 से 73 तक जो है वैज्ञानिक पद्धति पर विकेट बंदोबस्त हुआ था, उसी प्रकार से ये सर्वप्रथम हुआ वैज्ञानिक पद्धति पर। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ओस्ट मार्टन ने उत्तर गढ़वाल में पंचवर्षीय योजना बनाई और भोला ने दक्षिण गढ़वाल में पंचवर्षीय योजना बनाई। कब? 1916 में। नेल्सन ने वन भूमि को 3 भागों में बांटा, ए, बी, सी में। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट है। 1893 में बेनाप भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया, मतलब वेस्टलैंड जो भूमि थी उसको संरक्षित वनों में मिला दिया गया, संरक्षित वन घोषित किया गया। 1890 में चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान कार्य शुरू किया गया। 1902 में मछली पकड़ना अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब जो 7 ताल, नौकुचिया ताल, भीमताल थे, इनमें बिना लाइसेंस के मछली पकड़ना अवैध घोषित कर दिया गया। कब? 1902 में। 1879 में नैनीताल में वन सुरक्षित किए गए। 1911 से 17 तक स्टीफी तथा नेल्सन ने वन बंदोबस्त कराया। तो ये हमारा वनों से संबंधित। अब देखते हैं वन आंदोलन। वन आंदोलन जो थे, सविनय आंदोलन के समय वन आंदोलन का केंद्र सल्ट था, मतलब 1930 के आसपास जो है वन आंदोलन का केंद्र था सल्ट। सल्ट में जागृति का श्रेय जो है वो पुरुषोत्तम उपाध्याय और लक्ष्मण सिंह अधिकारी को जाता है। काली कुमाऊं का मुसोलिनी। वन आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए हर्षदेव ओली को शक्ति नामक पत्रिका में काली कुमाऊं का मुसोलिनी कहा। किसको कहा गया? हर्षदेव ओली को। इन्होंने क्या किया था? वन आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन सी पत्रिका में कहा गया? शक्ति नामक पत्रिका में। आगे देखते हैं दुर्गा देवी। दुर्गा देवी जो है 1921 में वनों में आग लगने के जुर्म में 1 माह की कैद हुई। मोहन सिंह मेहता को कुमाऊं की सर्वप्रथम गिरफ्तारी थी धारा 107 के तहत। टिहरी रियासत में वन प्रबंधन का कार्य कैसे हुआ? 1840 में टिहरी राजा ने बिल्सन को वन भूमि पट्टे पे दी थी, जो 1864 में समाप्त हो गया। टिहरी रियासत में वन प्रबंधन का कार्य 1897 में केशवानंद, 1904 में सदानंद द्वारा किया गया। टिहरी वन आंदोलन समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे दयाराम, और बैठक होती थी इनकी लाखा मंडल, देहरादून में इनकी बैठक होती थी। तो ये सारे वन आंदोलन से संबंधित हैं। अब देखते हैं आज़ाद पंचायत का गठन रवाई की जनता ने किया था। रवाई टिहरी की जनता ने जो है आज़ाद पंचायत का गठन किया। इनका भी वन आंदोलन जो था, वनों के कटान के विरोध में इन्होंने आंदोलन किया। समांतर सरकार का गठन हुआ 1930 में, जिसमें 5 सरकार की उपाधि हीरा सिंह को और 3 सरकार की उपाधि बैजराम को दी गई। तिलाड़ी कांड जो है वो 30 मई 1930 को हुआ, जब
जो रवाई की जनता थी वो रवाई में, इस रवाई का स्थान था टिहरी, तिलाड़ी स्थान टिहरी में, वहाँ पे बैठक कर रहे थे। वहाँ पे चक्रधर जुयाल ने आकर जो है किसानों पर गोली चलवा दी। उसी को तिलाड़ी कांड कहा जाता है। इसकी डेट है 30 मई 1930। इम्पोर्टेंट है ये। अब देखते हैं वन संबंधी आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974 से रेहड़ी गांव गोपेश्वर चमोली से हुई। नेतृत्व जो है इसका 23 वर्षीय एक विधवा महिला थी, गोरा देवी, उन्होंने किया 21 महिलाओं के साथ। इसके नारे जो थे, हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार और वन जागे बनवासी जागे, ये इसका नारा था। 1977 में एक नारा और था इसका, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। तो ये दोनों एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। ये नारा कौन से आंदोलन के थे? तो चिपको आंदोलन के नारे थे। शिखर पे पहुंचाने का श्रेय जो है दो व्यक्तियों को जाता है, एक तो सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरे चंडी प्रसाद भट्ट। सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। 1982 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार किसको मिला था? चंडी प्रसाद भट्ट को। ये भी इंपॉर्टेंट है। 1977 का वन आंदोलन जो है वनों की नीलामी के विरोध में हुआ और उत्तराखंड में पहली बार जो है उत्तराखंड बंद हुआ था। उत्तराखंड पहली बार बंद हुआ था। चोचरी, पालड़ी, बागेश्वर जो है इस स्थान पर यह आंदोलन हुआ था। तो ये हमारे वन संबंधी आंदोलन थे। अब अगला देखते हैं डूंगी पैथौली आंदोलन, जो बांज का जंगल काटे जाने के विरोध में हुआ था। डूंगी पैथौली आंदोलन पूछा जाता है एग्जाम में कि डूंगी पैथौली आंदोलन किस वृक्ष से संबंधित था? बांज। पानी रखो आंदोलन जो था 1988-89 उफरे खाल पौड़ी में हुआ था, पानी की कमी को दूर करने के लिए। इसके सूत्रधार थे सच्चिदानंद भारती। दूधातोली लोक विकास संस्थान सच्चिदानंद भारती ने 1982 में स्थापित किया था, जिससे संबंधित एक महिला मंगल दल थी, जिसमें मतलब जो दूधातोली लोक विकास संस्थान है उससे संबंधित एक महिला मंगल दल थी। गांव में एक महिलाओं का समूह, जिन्होंने 15 लाख से अधिक पेड़ लगाए। तो इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि पानी रखो आंदोलन के सूत्रधार सच्चिदानंद भारती, दूधातोली लोक विकास संस्थान सच्चिदानंद भारती ने 1982 में स्थापित किया। 1988-89 ये डेट अलग अलग बुक में अलग है, इसको देख लेना। उफरेकाल पौड़ी से ये शुरू हुआ था। रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 भिलंगना क्षेत्र टिहरी में शुरू हुआ। वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर जो है उनकी रक्षा की जाती थी। उसका नेतृत्व सुरेश भाई ने किया। इसका नारा था, ये इसका नारा है, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे। ये इसका नारा था, पूछ लिया था एग्जाम में कभी कभी। झपटो छीनो आंदोलन क्या था? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को सौंपने हेतु 21 जून 1948 को हुआ। ग्रामीण पालतू जानवरों के साथ पार्क में घुस गए, इसलिए उसे झपटो छीनो आंदोलन कहा जाता था। अगला आंदोलन है मैती आंदोलन। मैती का अर्थ होता है मायका। इसका नेतृत्व कल्याण सिंह रावत ने किया। ये ग्वालदम इंटर कॉलेज में एक शिक्षक थे। उद्देश्य जो था, जो वर वधू थे वे एक पौधा रोपते थे, जिसकी देखभाल उसके मायके वाले करते थे। शामिल जो है इसमें संभवतः अविवाहित महिलाएं शामिल होती थी, लेकिन गांव में एक संगठन था, मैती संगठन। गांव की जो अविवाहित लड़कियां थीं उन्होंने एक संगठन बनाया हुआ था गांव की सारी युवतियों का, जिसमें एक उसमें अध्यक्ष होता था जिसको दीदी कहा जाता था। इम्पोर्टेंट है ये। मूर्त रूप जो है इसे वन्य जीव संस्थान द्वारा दिया गया। खास पट्टी वन आंदोलन जो है भूमि बंदोबस्त के विरोध में 1906-07 में हुआ। कुंजड़ी वन आंदोलन जो है 1904 में हुआ, अमर सिंह ने इसका नेतृत्व किया। कर बढ़ाए जाने के विरोध में यह आंदोलन हुआ। अब देखते हैं वन संबंधी योजनाएं कार्यक्रम। तो ये हमारे जो थे वन से संबंधित आंदोलन थे, इसमें सारे कवर किए हुए हैं। जितनी भी बुक है उसमें सारे आंदोलन वन से संबंधित इसमें कवर किए हुए हैं। मिश्रित वन खेती मॉडल, ये जगत सिंह चौधरी ने दिया था। इसके लिए इन्हें आर्यभट्ट सम्मान 2006 में मिला था। वृक्ष मानव जो है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है। 1949 से वृक्ष विहीन पहाड़ों पर ये वृक्षारोपण कर रहे हैं, इसलिए इन्हें वृक्ष मानव कहा जाता है। पौधरोपण नीति 6 जनवरी 2006 लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य था। कहीं कहीं इसको 6 जून 2006 भी दिया हुआ है, इसको देख लेना किसी किसी बुक में। इको टास्क फोर्स जो है 2008-09 में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार और वनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। अब बात करते हैं उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जो है वन्यजीव विहार, इनके बारे में देखते हैं। तो कार्बेट
ये इसकी स्थापना है। क्षेत्रफल, अवस्थिति, कार्बेट 1936 में स्थापित हुआ, 520 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पौड़ी और नैनीताल में स्थित है। गोविंद 1980, 472 उत्तरकाशी। तो इसको देख लेना, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन से जिले में स्थित है, कितना क्षेत्रफल है, कब इसकी स्थापना हुई। ये भी पूछ लिया था कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, तो सबसे पुराना जो है कार्बेट है और सबसे बाद का है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 7 वन्यजीव विहार हैं और 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं हमारे, उनको अभी आगे देखते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, 2390 गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का। सबसे कम है फूलों की घाटी का। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका। अब देखते हैं 7 वन्यजीव विहार, ये 7 वन्यजीव विहार हैं। इसमें भी सबसे पुराना 1955 में गोविंद वन्यजीव विहार और सबसे नया नंदौर वन्यजीव विहार 2012 में। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा केदार वन्यजीव विहार का है 1957.20, चमोली रुद्रप्रयाग में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हमारे यहाँ, आसन बैटलैंड, झिलमिल, पावलगढ़ और नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। इनकी स्थापनाएं हो गई हैं, कौन से जिले में है और कितना क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं एक उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। 1995 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे, नैनीताल में। 4693 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। एक जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र है विश्व धरोहर नंदा देवी, इसकी स्थापना 1988 में हुई। क्षेत्रफल 5860, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में इसकी अवस्थिति है। तो 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 7 वन्यजीव विहार, 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, एक उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान और एक जैव सुरक्षित क्षेत्र। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट इन के बारे में देख लेते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में सर हेली के नाम पर इसे स्थापित किया गया। भारत और एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत और एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। स्वतंत्रता के बाद 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। लेकिन 1957 में एक महान प्रकृति प्रेमी थे जिम कार्बेट, उनकी स्मृति में इसका नाम जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। तो कब रखा गया, 1957 में। प्रवेश द्वार इसका ढिकाला में ही है, नैनीताल में ही। बाघ संरक्षित है 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला बाघ संरक्षित, मतलब जो बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसको बाघ संरक्षित क्षेत्र बनाया गया था 1 नवंबर 1973 को। सर्वाधिक पर्यटक जो है वो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। 2012 में 500 मीटर क्षेत्र साइलेंस जोन घोषित किया गया। 2013 में SPTF स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। महिला चालकों को सफारी कराने की अनुमति दी गई कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। फूलों की घाटी जो है नर व गंधमादन पर्वतों के मध्य फूलों की घाटी पाई जाती है। पुष्पावती नदी इसके मध्य से बहती है और विश्व विरासत धरोहर यूनेस्को ने इसे 14 जुलाई 2005 को घोषित किया गया। इसके मतलब जो इनके क्षेत्रफल, स्थापना और किस जिले में है, ये हमने पीछे चार्ट में बना रखा है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा। फूलों की घाटी की खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने की। इसका वर्णन द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक में किया गया। फ्रैंक स्माइथ जो थे 250 किस्म के बीज लेकर फूलों की घाटी से अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गए थे। इसके अन्य नाम जो है नंदन कानन, स्कंद पुराण के केदार खंड में इसको नंदन कानन कहा गया। मेघदूत जो कालिदास की रचना थी उसमें अलका इसको कहा गया। और अन्य नाम जो थे इसके गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूडार, पुष्पावली, पुष्परसा, फ्रैंक स्माइथ घाटी। तो ये इसके अन्य नाम थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा इसका अन्य नाम, मतलब कौन सा इसका नाम नहीं है। अगर बात करें होल्ड्स बर्थ की, फ्रैंक स्माइथ के साथ ये कामेट पर्वत चढ़ा था। मार्गेट लैग जो है 1939 में लंदन से फूलों का अध्ययन करने आई थी, जहाँ पे इनका पैर फिसल गया था। जुलाई से अक्टूबर तक फूल खिलने का ये समय है। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। पहला नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। पहले मतलब संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम पे स्थापित किया गया था इसको, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। इसका मुख्यालय जोशीमठ चमोली में है। और डब्ल्यू गार्डन इस क्षेत्र में आने वाला पहला व्यक्ति था। 1883 में ये आया था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1935 में मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी, जिसको बाद में राजाजी में समाहित कर दिया गया। 1983 में 3
वन्यजीव विहार जो थे राजाजी, चिल्ला, मोतीचूर को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया 1983 में। मुख्यालय इसका देहरादून में है। प्रथम जो भारतीय गवर्नर थे, माउंटबेटन के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे सिराज गोपालचारी, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। टाइगर रिजर्व जो है 2016 में इसको बनाया गया। राज्य का दूसरा था, पहला कार्बेट था जो 1973 में बना। 2016 में राजा जी को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। बात करते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसका संचालन राजा जी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से ही होता है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो सिस्टम देश का पहला सिस्टम ऑनलाइन एंट्री परमिट करेगा। मतलब कोई भी अगर इसमें जाना चाहता है घूमने के लिए तो ऑनलाइन एंट्री करानी पड़ेगी उसके लिए। तो ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद पशु विहार जो थे इन्होंने ये शुरू की है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान आ सकता है एग्जाम में। गोविंद वन्यजीव विहार सबसे पुराना है, क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर। स्नो लेपर्ड परियोजना 1990-91 में शुरू हुई। दाढ़ी वाले गिद्ध इसमें पाए जाते हैं। मतलब गोविंद वन्यजीव विहार जो है वो स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कौन सा वन्य किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। राजा जी में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। कार्बेट बाघ के लिए प्रसिद्ध है। गोविंद वन्यजीव विहार स्नो लेपर्ड के लिए, जिसे हिम बाघ भी कहते हैं। अस्कोट कस्तूरी मृग के लिए। मसूरी वन्यजीव विहार माउंटेन क्वेल के लिए। और केदारनाथ वन्यजीव विहार कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र के लिए, कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। कस्तूरी मृगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यूनेस्को धरोहर सूची में हमारे 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो फूलों की घाटी 2005 और नंदा देवी 1988। टाइगर रिजर्व 2 हैं, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1973, राजाजी 2016। वन्य जीवों के लिए विशेष प्रबंध किया गया। 1972 में केदार वन्यजीव विहार की स्थापना। 1977 में मेहरुणी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र। 1980-81 में कस्तूरी मृग फार्म योजना। 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र काचूला खर्क चमोली में। 1986 में अस्कोट कस्तूरी मृग अभयारण्य पिथौरागढ़ में। 1991-92 में टाइगर वॉच योजना शुरू की गई। 1990-91 में स्नो लेपर्ड योजना शुरू की गई जो केंद्र स्तर पर 2009 में शुरू की गई है। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। तो ये जो हमारे उत्तराखंड का वन वन्य जीव विहार है, इससे कंप्लीट जीके इसमें कवर किया हुआ है। इससे परीक्षावाणी BS ने की अन्य जो बुक हैं उनसे इसमें कवर किया हुआ है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं, इसके अन्य पार्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।